हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आप लोग जूलॉजी और हमारे जो एलटी ग्रेड वगैरह के लिए जीएस के क्लासेस चल रहे हैं उसको अच्छा रिस्पांस देते हैं तो बहुत जल्द हम आप लोग के लिए बॉटनी का सीरीज़ लेकर आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट जो बॉटनी के लिए स्पेशली है, इसमें आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डी जीडीसी और डाइट, साथ ही साथ DSSB, KVS, NVS, आश्रम पद्धति, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट, CSR, जेफ, GRF और सेट, इन सब के प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट आया हुआ है और ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में आपको बॉटनी के सारे टॉपिक मिलेंगे, साथ ही साथ एलटी ग्रेड परीक्षा पाठ्यक्रम, टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम, एलटी ग्रेड परीक्षा के स्तर एवं मतलब उसके हल, और इसके साथ साथ एक एनालिसिस चार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, बॉटनी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आता है। कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा आता है वो भी हम लोग शेयर करेंगे, बस आप धीरज रखे रहिए। बॉटनी के लिए जो टॉपिक होता है वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। इसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी और मिसलिनियस। कोई भी ऐसा टॉपिक बॉटनी का जो आपका रह गया हो, कोई भी ऐसा चैप्टर, सॉरी टॉपिक नहीं, कोई चैप्टर जो आपका रह गया हो, आपके पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसमें पीजीटी के सारे जो है चैप्टर कवर किए गए विद टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज इसमें कवर किया गया। अब बात कर लेते हैं एक ग्राफ की। इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन से मतलब किस टॉपिक, किस चैप्टर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, इस बुक में टॉपिक भी दिया हुआ है कि टॉपिक के नाम भी दिए हुए हैं। जैसे वायरसेस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस की प्रकृति क्या है, उसका प्रागमन, TMB, वायरस की संरचना, बैक्टीरियोफेज, वायराइड, प्रेयॉन्स, विषाणुओं के आर्थिक महत्व, इस तरह से इसके जो टॉपिक भी दिए हुए हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में आपको रिक्सिया, मार्केंसिया, पैलिया, एंथोसिरोस, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो एक एक चैप्टर और उसका एक एक टॉपिक इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप समझ लीजिए 2022 तक ये अपडेटेड है। ठीक है, उसके बाद 2022 के बाद जो बुक आई, जो पेपर हुआ है वो इसमें अपडेटेड नहीं, मुझे कोई मतलब मार्केट में यही लेटेस्ट बुक अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार ग्राफ से आपको हो सकता है समझने में टाइम लगे, लेकिन ये वाला जो है इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला चैप्टर है वो ये है, आवृत्तविजी वर्ग की। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सबसे ऊंचा बार ग्राफ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पादप शरीर क्रिया विज्ञान से पूछा जाता है, पर्यावरण वनस्पति विज्ञान से पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं उसके बाद सवाल से क्वेश्चन आता है, आणविक जैव विज्ञान से आता है। मतलब सारे टॉपिक से कौन कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। जीवाश्म विज्ञान, मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है ये इसमें 3 आपको दिख रहा है, अनावृत वर्ग की, और इसके साथ साथ पादप शरीर क्रिया विज्ञान, और उसके साथ साथ पर्यावरण वनस्पति विज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। सवाल हो गया, भ्रूण विज्ञान हो गया, कोशिका विज्ञान हो गया, इन सबका भी वेटेज कम नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो क्रम से हम लोग पर डे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपको कैसे पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बुक में जिस तरह से क्रम दिया हुआ है, विषाणु, बैक्टीरिया, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ऐसे पढ़ना है कि जिसका वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम भी कंफर्म हो जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। आज फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायरस के बारे में, यानी विषाणु के बारे में, विषाणु की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका परागमन यानी कि ट्रांसमिशन, TMB का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियॉन्स, विषाणु के आर्थिक महत्व। इनसे अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे TGT, PGT, UPPCS, LT ग्रेड, GIC, KVS, NVS, किसी भी एग्जाम में अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको जो है हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब इस सीरीज को आगे किस तरह से और कैसे चलाना है वो डिपेंड करता है आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके कमेंट पर। अगर आप इस सीरीज को अच्छा सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है, और
अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए आपके कमेंट बॉक्स में और लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि उससे ना मुझे एक उत्साह मिलता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से और कुछ नया करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताने हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन बढ़ाने हैं, कम करने हैं, एक दिन में 2 वीडियो लाना है, 1 वीडियो लाना है, सीरीज़ आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब वेटेज के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्रम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग ही हम सीरीज चलाएंगे। बाकी अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, व्यूज़ भी नहीं आते, लाइक भी नहीं मिलता, सब्सक्राइब भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि कमेंट भी नहीं मिलता, तो हम इस सीरीज़ को बंद कर देंगे। केवल हम लोग जूलॉजी और जीएस के पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड के लिए जीएस के, जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए और जूलॉजी भी इसी चैनल पे कराया जा रहा है, तो आप उसे भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेंस विद वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु यानी कि वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है, यानी कि वो कौन सा केमिकल है जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन में इंटरफेयर करता है। क्या वो एक्टिनोमाइसिन डी है, रेफिनोज है, क्लोरोरेफिनिकॉल है, या फिर ग्लैक्टोज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी। ये विषाणु के गुणन में यानी कि रिप्लिकेशन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो HIV-1 को की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। HIV यानी जो HIV वायरस होता है उसकी जो 1 की प्रतिलिपि होती है उससे रोकता है। और इसके साथ साथ जो एक्टिनोमाइसिन है ये कैंसर के उपचार में भी यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कॉज। विषाणु अपना प्रोटीन कोड्स का निर्माण करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल यानी पोषक कोशिका के अंदर, आउटसाइड द होस्ट सेल पोषक कोशिका के बाहर, पोषक कोशिका के अंदर व बाहर दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें वायरस जो होते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग होते हैं। मतलब आपने अगर वायरस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वायरस जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये अगर किसी लिविंग जीव में है तो ये लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं, अगर ये नॉन लिविंग में है या शरीर से बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ये अपना पोषण करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये इनसाइड द होस्ट सेल करते हैं यानी पोषक कोशिका के अंदर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विषाणु जो है इसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड प्रोटीन का यूज करके ये लोग प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं और पोषक कोशिका के अंदर करते हैं, ठीक है। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। इस प्रोटीन का नाम ही कैप्सिड प्रोटीन है, ठीक है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाते। आप सभी को पता है प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए राइबोसोम जिम्मेदार होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को हम ऑर्गेनेली कहते हैं क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम ये ऑर्गेनेली कहलाता है और ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है विषाणु में, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। और ये करता क्या है तो ये क्या करता है, इसमें राइबोसोम की कमी होती है और ये प्रोटीन का जो लेयर बनाता है वो कैप्सिड का बनाता है, ठीक है, पोषक तत्वों के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड वो हैं, वायराइड आर बिलो हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड सराउंडिंग बाय प्रोटीन कोट, हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। वायराइड क्या होते हैं? उनका जो पूछा जा रहा है कि क्या उनके पास डीएनए है और उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्या वो प्रोटीन आवरण से घिरा होता है और उनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। वायराइड वे हैं जिनमें प्रोटीन से घिरा होता है लेकिन उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, या जिसमें कोई प्रोटीन आवरण
के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिसमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आपको बता दें वायराइड जो होता है ये वायरस का सबसे संक्रामक और रोगजनक कण है और ये सबसे छोटा कण माना जाता है। ये पादप रोगजनक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वायराइड विषाणु छोटे होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी जिसे आप आरएनए कहते हैं, आरएनए ये गोलाकार स्टैंड होता है और इसमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। यानी कि इसमें आरएनए तो होता है लेकिन नो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब जो वायराइड होता है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज डायर नाम के एक वैज्ञानिक थे, डायनर। इनका पूरा नाम है थियोडो ओ डायनर या ओ डायनर नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। ओ डायनर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1971 में वायराइड की खोज की थी। वायराइड सबसे पहले पादप कोशिका में खोजी गई थी। पादप कोशिका में कहाँ? तो आलू में एक रोग लगता है, आप लोगों ने सुना होगा टोबैको मोजेक वायरस। इसमें लगता है टोबैको मोजेक संक्रमण होता है, उसी में इसकी खोज जो है की गई थी, उसी में इसको देखा गया था। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह बिना प्रोटीन आवरण के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यानी कि इसमें आरएनए होता है लेकिन इसमें कोई भी प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक वायराइड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसमें इन्वेलप प्रोटीन होता है। ये देखिए इन्वेलप प्रोटीन है, इसमें आवरण नहीं बना, यानी कि इस तरह से आवरण नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या रैबिडो वायरस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रोटा वायरस। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंडर्ड वाला यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आप इस तरह भी लिखते हैं DSRNA। ठीक है। रोटा वायरस जो है ये रेओविरिडे परिवार यानी रियोविरिडे फैमिली का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखती है। जैसे एक पहिया होता है ऐसे व्हील जैसे होता है, ऐसे जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है एक वायरस की आकृति दिखती है। इस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में जैसे दस्त, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, ये सब जो है रोटा वायरस के कारण होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको जो बुखार होता है, पेट दर्द होता है, दस्त होता है, उल्टी होती है, इन सब के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? सबसे पहली ये कैसी बीमारी है? तो ये वायरल बीमारी है। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो ये रोटा वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, द वायरान क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड या नन ऑफ एबव? UPPGT में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो ये एक वायरल प्रोटीन कोड है जो जीनोम क्या होता है, जिसमें या तो DNA हो या फिर RNA हो, उसको जीनोम कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये एक प्रोटीन कोड है और ये जीनोम को घेरता है, यानी कि या फिर ये DNA को घेरेगा या फिर RNA को घेरेगा। ठीक। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोड होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप DNA या RNA के नाम से जानते हैं। ठीक है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी को कवर करता हुआ ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है इसी के ऊपर पाया जाने वाला एक प्रोटीन का खोल होता है। इसी को जीनोम भी कहा जाता है, RNA DNA को। ठीक है। क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज की खोज किया। बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि FW वाल्टर, इनका पूरा जो नाम है वो है फ्रेडरिक विलियम वाल्टर, और इसके साथ साथ फेलिक्स डी हेरले, इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। लेकिन इन लोगों ने कंबाइंड रूप से बैक्टीरियोफेज की खोज नहीं की थी। इन्होंने अलग से करी और इन्होंने अलग से करी। इन्होंने करी थी 1915 में, 1915 में, और इन्होंने करी थी 1917 में, 1917 में। बैक्टीरियोफेज की खोज जो सबसे पहले करी थी वो फ्रेडरिक ने करी थी। फ्रेडरिक विलियम
टॉर्ट या फिर इसे आप FW टॉर्ट के नाम से जानते हैं। और 1917 में फेलिक्स डी हेरले ने जो है बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही संक्रमित कर दे वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला कोशिकीय जीव है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। या विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा विषाणु के संबंध में गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया कौन सा गलत है, यानी कि 3 सही दिए हैं, 1 गलत दिया हुआ है। क्या विषाणु जो होते हैं ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं? बिल्कुल सही बात है, विषाणु ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं। दूसरा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लेसिंग इनसाइड द लिविंग सेल। बिल्कुल सही बात है, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणन होने वाला अकशेरुकी जीव है, यानी कि ये नॉन लिविंग के अंदर जो है रिप्लिकेटिंग नहीं कर पाता है। तीसरा दिया है वायरसेस आर सेप्रोफिटिक। क्या जीवाणु जो होते विषाणु जो होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं? तो आपको बता दें यही आपका गलत हो जाएगा। विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, ये ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं। ये जीवित पे ही अपना, जब जीवित में ही रहते हैं तभी ये जो है अपना भोजन यानी कि पोषण और रिप्रोडक्शन वगैरह कर पाते हैं। मृतोपजीवी ये नहीं होते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी में जैसे कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कवक का। कवक तो फंगी है। जैसे आपने सुना होगा मशरूम का सुना होगा ना, ये एक प्रकार का कवक है और ये मृतोपजीवी में आता है, ठीक है। लेकिन वायरसेस जो होते हैं ये मृतोपजीवी नहीं होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी में क्या दिया? विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इसका गलत जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलत है। और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एड्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया है यह पश्च विषाणु HIV के कारण होता है, यानी कि इट इज कॉज बाई रेट्रोवायरस HIV। तो बिल्कुल सही बात है, एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है। HIV मानस यूमिनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV यूमिनो डिफिशियंसी वायरस ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो होता है इसका जो रेट्रोवायरस होता है वो मनुष्य में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बनता है, ठीक है। एंजाइम संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया एंजाइम जो लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट है जिसे एलिसा कहते हैं, एलिसा परीक्षण एड्स के जांच के लिए किया जाता है, ठीक। अगला क्या दिया है? या T4 लसिकाओं के अंदर प्रकृति करता है, यानी कि T4 लसिकाओं में रिप्लिकेशन करता है। बिल्कुल सही बात है, यह T4 लसिकाओं में रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है एलिसा परीक्षण विषाणु के कणों का पता लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। एलिसा परीक्षण में विषाणु के कणों का नहीं पता लगाया जाता। एलिसा परीक्षण में एड्स का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स है कि नहीं, ठीक है। फिर दिया विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। एड्स का जो विषाणु होता है, जैसे एक बार कोई एड्स से संक्रमित हो गया, इसको लक्षण दिख गए, थोड़े बहुत लक्षण दिख गए, उसके बाद ये 6 सालों तक निष्क्रिय रहता है। और कहीं कहीं कहा गया है कि 10 को लग जाता है, यानी लगभग 10 सालों तक भी निष्क्रिय रहता है। और उसके बाद अचानक से ये उभार लेता है और ये इतना तेजी से फैलता है, इसका इलाज जो है कोई भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका गलत जवाब जो है वो 3 इसका गलत जवाब है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1, 2 और 4? ऑप्शन डी में आपको 1, 2 और 4 दिख रहा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। NVS PGT 2021 और UP PGT 2021 यानी दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, या आपको ये KVS में या फिर LT ग्रेड में या फिर PGT में किसी न किसी में ये क्वेश्चन जो है इस बार पक्का रिपीट होने वाला है। मैं आपको जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा और ये स्टार मार्क के साथ मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अपनी वीडियो की कटिंग निकाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल? निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ DNA है? TMB यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, या MS2, या फिर T phase 2 जिसे आप बैक्टीरियोफेज 2 कहते हैं, नन ऑफ एबव। UP PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, किस विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टी फेज 2, यानी कि T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और T2 बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये किस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो ये इकोलाई को करता है, इकोलाई को, ठीक है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, या एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, देख लीजिए। यही एक क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज का एक चित्र है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम से भी जो है चीज़ें पूछ लिया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपके सामने 2D है, ये 3D है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है दोनों बैक्टीरियोफेज ही, लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर में, ये 3D स्ट्रक्चर में है। बैक्टीरियोफेज अगर पूछ ले कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3, हेड, कॉलर और टेल, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। लॉन्ग टेल फाइबर्स और बेस प्लेट, ये इसका बेस प्लेट होता है, ये इसके लॉन्ग टेल फाइबर होते हैं, ठीक। ये एक बैक्टीरियोफेज का चित्र है। ये आपको कुछ अंतरिक्षयान जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सूक्ष्म जीव एक वायरस है, और ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक। ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले बी प्रूशिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। इसे क्या कहा गया? प्रियॉन, वारियन, विरियन, या फिर वायराइड, या फिर वायरस। इसको क्या कहा गया? तो आपको बता दें, स्टेनले बी प्रूशिनर जो थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने प्रियॉन की खोज की थी, और यही 1882 में जो भेड़ में स्क्रैपी रोग इन्होंने देखा था, तो उसको प्रियान नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रियान नाम दिया था। स्टेनले बी प्रूशिनर ने 1882 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। यानी कि जो प्रियान है, इसमें प्रोटीन तो है, प्रोटीन कवर है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, ठीक है। इसे प्रेयॉन कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। कहीं कहीं प्रियॉन लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रेयॉन लिखा रहता है, ठीक है। सही उच्चारण करें तो ये प्रेयॉन है, प्रेयॉन, इसे प्रेयॉन कहा गया। जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर यानी कि जब कई सारे प्रेयॉन इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बादल जैसी आकृति बना लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर यानी बादल होता है। प्रियॉन रोग न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों का एक समूह है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क में असमान रूप से जड़े हुए प्रोटीन के कारण होता है। जो प्रोटीन मस्तिष्क में जम जाते हैं उनके कारण ये प्रियॉन रोग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का कैप्सिड ही होता है, ठीक है। ये प्रोटीन के कई सारे कैप्सिड मिलकर प्रियॉन बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है क्या कहते हैं, ये जो प्रूसिनर है जिन्होंने प्रियॉन की खोज की थी 1882 में, 1897 में इनको इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1967 में डायनर और रैमर ने आलू के तरकुकंद क्या होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। तरकुकंद थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है। स्प्लेंडल ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो स्प्लेंडल ट्यूबर जो है रोगों के कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। उन्हें क्या कहा गया? अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। अभी प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन का कवर है उसमें, यानी प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता प्रियॉन में। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब आपको विषाणु के बारे में, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कवर दोनों होते हैं। बिरियान क्या है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें जो ये आपका वायराइड है, इसमें जो होता है प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, वो पाया जाता है, और इसके ऊपर प्रोटीन का कवर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी। सन 1967 में डायनर और रैमर ने आलू के कंद रोग का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक एसिड था लेकिन प्रोटीन कवर नहीं था। उस जीव का नाम क्या रखा गया? वायराइड कहा गया, जिसका अर्थ होता है वायरस जैसा। यानी कि वो वायरस जैसा है, लेकिन वायरस में प्रोटीन कवर और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही देखने को मिलता है। इसमें जो था वो न्यूक्लिक एसिड नहीं था, केवल प्रोटीन कवर था। वहीं बात करें प्रियॉन की, ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एक बार डिफरेंस समझा देती हूँ। एक वायरस है, एक प्रियॉन है, एक वायराइड है। वायरस में आपको प्रोटीन कवर
ऐसे मैं बता रही हूँ, और न्यूक्लिक एसिड दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। पीले वाले को मान लीजिए मैंने प्रोटीन कवर से डिनोट किया, और हरे वाले को न्यूक्लिक एसिड से। तो वायरस में आपको दोनों देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें प्रियॉन की, तो प्रियॉन में आपको पीला वाला देखने को मिलेगा, यानी प्रोटीन कवर देखने को मिलेगा, लेकिन हरा वाला न्यूक्लिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें वायराइड की, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा लेकिन प्रोटीन कवर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अ वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है केवल प्रोटीन का, केवल डीएनए का, केवल आरएनए का, प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए सबका। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है, इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो बुक है आपके सामने, ये 495 की ये बुक है, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ये बुक परचेज करने की क्षमता नहीं है, या वो इस बुक में पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो मेरी जो इच्छा है, मेरी जो इच्छा शक्ति है, मैं जो चाहती हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर मैं सारे आपको करा रही हूँ, चाहे ये मतलब बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे जीएस जीके हो, उन सब बच्चों तक पहुँचे जो बुक को एफर्ड नहीं कर सकते, बुक को खरीद नहीं सकते, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि कोई भी नया बुक मार्केट में आए और वो लॉन्च करें, कोई भी लॉन्च हो और वो उसको परचेज कर लें। लेकिन वो सब मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ उन तक हमारा ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। जो बच्चे बुक खरीदने में कैपेबल हैं, अगर वो बुक खरीदना चाहते हैं, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में संपर्क करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप बुक खरीद लीजिएगा। लेकिन जिनकी कैपेसिटी नहीं है बुक खरीदने की, वो क्या करेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे पर डे वीडियो, जितना वीडियो आपको बनाया जाएगा उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारे बुक का, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ के माध्यम से उसको कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को ये बुक, पूरी बुक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए कम पैसे में, तो वो भी आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको कुछ पैसों में ये बुक हाफ रेट में पीडीएफ बना के प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है, आप चाहते हैं ये बुक सेम टू सेम आपके घर आ जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से थोड़ा डिस्काउंट पे आप बुक खरीद पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अ वायरस मेड अप, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किससे बना होता है, प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, या प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों का मिला होता है वायरस, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस 1994 में आया था, फिर आपने देखा सेम क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में रिपीट हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वायरस क्या है, तो ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, नॉन सेलुलर है, यानी कि आकशेरुकीय है, और न्यूक्लिक प्रोटीन कण इसमें मौजूद होता है। ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। या देखिए, वायरस के बारे में ना बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रिमिटिव कण है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये प्रिमिटिव कण नहीं है। तो इस पर जो है वैज्ञानिकों के दिमाग में ही मतभेद है, इस पर कुछ कन्फर्म नहीं माना गया है कि ये प्रिमिटिव है कि नहीं है, ठीक है। बाकी ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, नॉन सेलुलर है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और इसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इसमें डीएनए होगा कि आरएनए होगा, तो आपको बता दें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन तो होगा, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ओके, जिसी को आप जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, चेचक का कारण है बैरियोला, कॉसिएला, एडीज, या फिर फ्रांसिसेला। तो चेचक जो होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, पहले लोगों को बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसके टीके उके चल गए हैं, तो काफ़ी लोगों ने टीका लगा लिया है। तो शायद चेचक से स्मॉल पॉक्स था या क्या था, जिससे हमारा भारत मुक्त हो गया है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या स्मॉल पॉक्स से हमारा भारत मुक्त हो गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो बैरियोला होता है। बैरियोला एक वायरस है, और ये जो होता है चेचक के लिए जिम्मेदार होता है। ये वायरस क्या करता है, चेचक को फैलाने का कार्य करता है। चेचक क्या होता है आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी को इस रोग से ग्रसित देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं इसके लक्षण बता देती हूँ। इसमें जो रोगी होता है उसको ज्वर यानी कि बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होती है, उल्टी होती है। लेकिन इन सब के साथ साथ पहले तो बुखार आएगा, उल्टी होगी, जुकाम होगा, इसके साथ साथ 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर पर ऐसे ऐसे लाल 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 दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। यही चकत्ते धीरे धीरे इसमें पानी भर जाता है, ठीक है।
जिसे आप जल स्फुट कहते हैं। इसमें जल भर जाता है और क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, बहुत दर्द देता है। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो बेरियोला वायरस होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास एक मिनट, किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? ऑर्की बैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ या रिकेट्सिया। किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है, यानी कि कौन सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता? ऑर्की बैक्टीरिया, पीपीएलओ और रिकेट्सिया, इन सब के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमने वायरस को बताया था कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन सजीव एंड निर्जीव। तो इसका जो होता है ये नॉन सेलुलर होता है, यानी कि इसके पास कोशिकीय संगठन नहीं होता। ऑप्शन डी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अभी प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रियॉन कहिए या प्रियॉन्स कहिए। तो हमने अब आपको बताया था प्रूसिनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1983 में प्रियॉन की खोज की थी और 1997 में इन्हें इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, कोशिका जीवाणु के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है? प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लैटिक फेज या गामा फेज, इसका डेल्टा फेज, सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1997 में स्टेनले प्रोफेज के बारे में हम बात कर रहे थे, हम तो प्रूशिनर के बारे में बताने लगे आपको। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम का मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? यानी कि वो वायरस, कौन सा वायरस जीनोम है जिसे मिनी क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है? टीएमबी है, टोबैको मोजेक वायरस या SB40 है। SB40 का फुल फॉर्म होता है सिमियन वैल्यूलेटिंग, या फिर आप कहिए सिमियन वायरस 40, या फिर आपको गामा फेज या फिर HIV फेज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SB40 को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। SB का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है सिमियन वैल्यूलेटिंग वायरस। ठीक है, सिमियन वैल्यूलेटिंग 40 वायरस, या इसी को कह लीजिए सिमियन वायरस। ठीक है, यह एक पॉलीओमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्यों दोनों में देखने को मिलता है। SB40 एक DNA वायरस है जिसमें जानवरों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन यह अक्सर गुप्त संक्रामक रोग के रूप में शरीर में मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज ये जीवाणु को संक्रमित करता है। ये बैक्टीरियोफेज का चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित करता है क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जो इसको सुरक्षित करता है वो इंटरफेरॉन कहलाता है। ऑप्शन डी। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन जो होता है ये हमारे शरीर में मौजूद होता है और इंटरफेरॉन 3 प्रकार से मनुष्यों में पाया जाता है। ए, वाइट ब्लड सेल से इंटरफेरॉन, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं से इंटरफेरॉन। पी, संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन। और वाई, लिम्फोसाइट से प्राप्त इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं? ये वायरस संक्रमण को बढ़ने नहीं देते हैं, वायरस का डुप्लीकेशन नहीं होने देते हैं, और ये वायरस से जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, कौन करता है? इंटरफेरॉन करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश के जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है, यानी कि इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, किसको रोकने के लिए? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वायरस को रोकने के लिए। यही DSSB पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा गया। TSSB में आया, LT ग्रेड में आया, इसके साथ साथ UPPCS 94-95 में आया। वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग, बाकी क्वेश्चन सेम है, आप खुद देख पा रहे हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन कहा दिया है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी एक
एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर पूछा जाए इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी, तो आइजैक और लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी। किसने? आइजैक योम लिंडमैन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीटों के शरीर में गुणन करते हैं क्या कहलाते हैं? चिरस्थायी, अस्थायी, परिवर्तनशील या फिर संचरणशील। तो ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं, यानी कि कीट जो है रोग फैला रहे हैं, उनके बॉडी में जो मल्टीपल होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपोगेटिव। पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं उन्हें परिवर्तनशील कहते हैं। परिवर्तनशील विषाणु पौधे और कीट दोनों में रेप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। कृषि फसलों में रोग पैदा करने वाले अधिकांश पादप विषाणु संचरण और जीवित रहने वाले जैविक वाहक पर निर्भर होते हैं। पादप विषाणु संचारी वाहकों का सबसे बड़ा वर्ग कीट है। ठीक है, यानी कि पादप के जो विषाणु होते हैं इनका संचार सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? कीटों के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तो वो पदार्थ जो होस्ट में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? क्या वो प्रोटीन कोड कहलाएगा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा? प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप देख पा रहे हैं यूपी पीसीएस प्री और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोड से घिरा होता है। ऐसे में कैप्सिड वायरस को होस्ट की सतह से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है और जैविक तरल पदार्थ में मौजूद न्यूक्लिक एंजाइम होता है उससे वायरस न्यूक्लिक एसिड की भी रक्षा करता है। ठीक, जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो न्यूक्लिक एसिड होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रियॉन्स में क्या है? आरएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन या प्रोटीन। प्रियॉन्स में क्या पाया जाता है? तो प्रियॉन्स ऐसे रोग संक्रामक हैं जिसमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2000, 2002, पीजीटी में 2003 और इसके पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है अभी आज ही के वीडियो में कि प्रियॉन्स जो होते हैं इसमें प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। तो इसकी खोज प्रिसूनर ने की थी। इसके लिए 1997 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1982 में इन्होंने खोज की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता प्रियॉन्स में। ये प्रियॉन्स का चित्र है आपके सामने, आप देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, ये आपको सूक्ष्मदर्शी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, द फेज ऑफ कैंटेजियम वाइवम फ्लूडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये एक फ्रेज है। ठीक है, जैसे आपने एक फ्रेज सुना होगा ओमनीसेलुला इसेलुला। ओमनीसेलुला इसेलुला आप सेल में पढ़ते होंगे। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि सारी कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। तो इतना बड़ा ना कह के एक फ्रेज के रूप में कह दिया जाता ओमनीसेलुला इसेलुला। ठीक है, इसी तरह जैसे हिंदी में आप लोगों ने कई फ्रेज सुने होंगे, जैसे एक बड़े शब्द को, एक बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्द में कह देना। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक फ्रेज है कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये एक फ्रेज है। इसको किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजरिक। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेंजिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेंजीन कौन था? तो ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्री था और डच का रहने वाला था। इन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है, यानी फाउंडर में से एक माना जाता है। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है संक्रामक जीवित द्रव। ये एक वाक्यांश था, यानी एक फ्रेज था। पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वायरस, अब वायरस नाम बाद में पड़ा, वायरस को जब कहना होता था तो ये वर्ड कहा जाता था कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक, और इसके बारे में बताया था बेंजरिक ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी और यूपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन अ एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है। एडिनो विषाणु का मतलब एडिनो वायरस, मोज़ेक वायरस,
टी डैश इवन वायरस या टी इवन वायरस, रेट्रो वायरस कौन सा एड्स के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एड्स के लिए जिम्मेदार जो विषाणु है उसे रेट्रो विषाणु यानी रेट्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एड्स के लिए जिम्मेदार विषाणु यानी कि वायरस रेट्रो वायरस होता है। ये HIV डिजीज़ उत्पन्न करता है। ये एक HIV वायरस है। HIV इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको जो है ये प्रभावित करता है। ये इसी रेट्रो वायरस जो है ये HIV का ही एक वायरस है। रेट्रो वायरस एक वायरल परिवार जिसे रेट्रोविरिडे नाम से जाना जाता है यानी कि रेट्रोविरिडे फैमिली से संबंधित है। यह अपने आनुवांशिक रूप सामग्री के रूप में RNA का उपयोग करता है यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। नेचुरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय बावडेन, पीरी, बिंजरिक या स्टैनली। देख लीजिए ये क्वेश्चन आप अपने सामने PGT बॉटनी, UPPCS प्री, TGT बायोलॉजी तीनों में पूछा गया। जो लोग TGT की तैयारी करते हैं वो बोलते हैं कि मैं PGT के क्वेश्चन क्यों पढूं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला। हम TGT पढ़ रहे हैं, हमारा लेवल कम होगा। तो आप खुद देख लीजिए, सेम क्वेश्चन PGT बॉटनी 2000 में आया था और उसी क्वेश्चन को उठा के एग्जाम TGT बायोलॉजी 2002 में आ गया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते आते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है और जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। पादप विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया किसने था? स्टैनली ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 28 जून 1935 में। 28 जून 1935 में सर्वप्रथम इसे क्रिस्टलीकृत किया था। कहाँ पे किया था? तो आलू की पत्तियों पे जो टोबैको मोज़ेक वायरस पाया गया था, एक मोज़ेक वायरस था जो टोबैको की पत्तियों पे पाया गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस इसका नाम ही था, ठीक है। उसी पे जो है इसको सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम। MOP अयंगर, योम TV देसिकाचारी या फिर RN सिंह व PK सिंह, JS वेंकटरमन या PK डे ने। इसका सही जवाब ऑप्शन बी NK सिंह, RN सिंह और PK सिंह। इन्होंने भारत में साइनोफेज की खोज की। साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है उसको प्रभावित करने वाला एक वायरस है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के भीतर जाता है और इन होस्ट पे जो है हमला कर देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप BGA के नाम से जानते हैं, इसी को दूसरे नाम में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज भारत में RN सिंह और PK सिंह ने की थी। अगर बात किया जाए कि RN सिंह ने कब किया, तो इन्होंने RN सिंह जो थे इन्होंने 1967 में सीवेज में, यानी कि सीवेज जो होता है घरों का जो सीवेज होता है उसमें और तालाब के पानी में देखा था। उसके बाद PK सिंह ने 1973 में इसे चावल के खेतों में देखा था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइनोफेज की खोज किसने की थी, ये तो भारत की बात हो गई, मतलब पूरे विश्व लेवल में साइनोफेज की खोज किसने की थी, तो पूरे विश्व लेवल में जो साइनोफेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था सैफरमैन और मॉरिस। सैफरमैन और मॉरिस ने ये विश्व लेवल पे 1963 में ही साइनोफेज की खोज कर लिए थे। उसके बाद भारत में RN सिंह और PK सिंह ने इसको खोजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है आप खुद देख लीजिए। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि विश्व में साइनोफेज की खोज करने वाले सैफरमैन और मॉरिस थे। वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, अगर भारत नहीं दिया है कि यानी कि सबसे पहले साइनोफेज को किसने खोजा, तो 1963 में साइनोफेज को खोजने वाले सैफरमैन और मॉरिस थे, ठीक है। साइनोफेज वायरस होता है जो साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जिसे साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। सैफरमैन और मॉरिस ने इंडियाना यूनिवर्सिटी जो USA में है वहाँ पे अपशिष्ट स्थितिकरण तालाब से, यानी कि जिसे आप सीवेज कह सकते हैं, वहाँ से साइनोफेज की खोज की थी। भारत में भी जो RN सिंह थे इन्होंने भी सीवेज से ही इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन है, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, यानी किसको संक्रमित करता है, किस पे हमला करता है। तो हम लोगों ने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी पे। इसी तरह से क्वेश्चन निकल के आता है और अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन,
वायरल कैप्सिड इज मेड अप, वायरल कैप्सिड बना होता है लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का। तो वायरल का जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है, वायरस का कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके आनुवांशिक पदार्थ को घेरे रहता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक एसिड, इसको घेरे रहता है ये कैप्सिड। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्रोटीन से बनी कई ओलिगोमेरिक यानी कि दोहराए जाने वाले संरचनात्मक उप इकाइयाँ होती है जिसे प्रोटोमर्स कहा जाता है। कैप्सिड बनाने वाले प्रोटीन को कैप्सिड प्रोटीन या फिर वायरल कोट प्रोटीन कहा जाता है। वायरल कोट प्रोटीन को ही कहीं कहीं आप BCP भी देखते होंगे, तो इसी का नाम है वायरल कोट प्रोटीन। ठीक है, इसी कैप्सिड प्रोटीन का दूसरा नाम है। बाकी कैप्सिड और आंतरिक जीनोम को न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वायरल कैप्सिड किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि एड्स के लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें हमने देखा था कि रेट्रोवायरस एड्स के लिए जिम्मेदार था, और सेम क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ बनाने के लिए दे दिया है, डबल स्टैंडर्ड RNA कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब हमें से सभी को पता है कि रेट्रोवायरस एड्स के लिए जिम्मेदार होता है, ये HIV का एक वायरस है। इसमें जो होता है RNA इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन RNA में भी कौन सा, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज डिहाइड्रोजन प्रोटीएज यूरेज या लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और ये इन्फेक्ट किसको करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी कि अपने आप में एक वायरस है और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। इसी लाइसोजाइम को एन एसिटिल म्यूरामिडीन ग्लाइकेन हाइड्रोलोजेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले लाइसोजाइम का और नाम क्या है, तो एन एसिटाइल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलोजेस के नाम से भी इसी को जाना जाता है। यह एंजाइम वाणिज्यिक प्रयोगों में किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में भी किया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो यह बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है और ये बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, द्विकुंडलित संकुचनशील आच्छादित पाया जाता है कवक में, जीवाणु में, विषाणु में या बैक्टीरियोफेज में। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में। ऑप्शन डी, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज का जो टेल वाला रीजन होता है वहां पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने NVS CGT 2021 और PCS UP PCS प्री 1994 में आया हुआ है, यानी कि पहले यही क्वेश्चन PCS में पूछा गया, उसके बाद NVS ने इसी को हूबहू कॉपी कर लिया। क्वेश्चन था, अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, एक टी सीरीज का जीवाणुभोजी पहचाना जाता है अपने टैडपोल आकार से, गोलाकार आकार से, नियमित आकार से या फिर चतुष्कोशीय यानी कि रोमोवॉइडल शेप से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। टी सीरीज का जो बैक्टीरियोफेज है वो जो इसका टैडपोल शेप होता है उससे पहचाना जाता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण उप इकाइयाँ होती हैं। 5 महत्वपूर्ण उप इकाइयाँ क्या हैं, हेड, कॉलर, नेक, टेल बेस प्लेट और फाइबर, ये इसके 5 इकाइयाँ होती हैं। यह वायरल कर्ल नग्ड होता है यानी कि नेकेड होता है। इकोसाहेड्रल और टेल वाला जो होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA अणु सिर के अंदर कसकर पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये अपने टैडोपोल आकार से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। UP अल्टीग्रेड बायोलॉजी और GIC दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है। फ्रेंड्स आपके सामने मैं इतना प्रूफ के साथ क्वेश्चन रख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अल्टीग्रेड और GIC दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इनमें से NVS KVS अल्टीग्रेड GIC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु द्वारा होता है, यानी कि आपसे वायरल डिजीज पूछा है, क्या वो पोलियो है, लेप्रोसी है, TB है या मलेरिया है। तो आपको बता दें सही जवाब ऑप्शन ए, पोलियो जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होता है। यह रोग पोलियो
माइलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। जबकि लेप्रोसी की बात करें तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। और मलेरिया जो है यह एक प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो यह एक प्रोटोजोआ है, ये इसके द्वारा मलेरिया फैलता है, इसका वाहक मच्छर होता है, ठीक है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज। लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज, इसका जीवाणु का क्या नाम है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा। और पोलियो जो है ये वायरल के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरल? तो माइलाइटिस वायरस सॉरी, इसके द्वारा फैलता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है? H2N2, H5N1, H3H2, H1N1। आप सोचेंगे ये क्या है? तो ये जो है ना इन्फ्लुएंजा टाइप, मतलब क्या कहते हैं, ये एक वायरस का प्रकार है, ठीक है। ये वायरस का प्रकार है। ये जो होता है बर्ड फ्लू जो फैलाने वाला वायरस है, उसका नाम जो है वो H5N1 है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वाइन फ्लू कौन फैलाता है? स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जो फैलाने वाला है वो H5N5 है, ठीक है। H1N1 है शायद, H1N1 ये स्वाइन फ्लू फैलाता है। और बर्ड फ्लू H5H1 है, ठीक है, N1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DSSB PGT में पूछा हुआ और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन देख लीजिए। DSSB के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर क्या कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे स्टार मार्क करिएगा। DSSB PGT में पूछा है, इसके साथ साथ यह बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, माइकोप्लाज्मा जिसे PPLO कहा जाता है, या सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा जीव भी है, सबसे छोटा क्या कहते हैं, सबसे छोटा जीव है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे PPLO प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। या सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है, ठीक है। इसी को माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है। यह सबसे छोटा जीव होने के साथ साथ यह सबसे छोटा ऐसा जीव है जो प्रजनन करने में भी सक्षम है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB में ही पूछा गया है। दिल्ली SSB PGT के नाम से, इसी को DSSB के नाम से जाना जाता है कि प्रोसेस अब्सेंस इन वायरस इज, वायरस की प्रक्रिया अनुपस्थित है, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है। वायरस में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? रिप्लिकेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, म्यूटेशन की, या एनर्जी लिबरेशन की? तो रिप्लिकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, म्यूटेशन होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्ति जो है ये वायरस में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर सजीव के अंदर रहा तो सजीव जैसा लक्षण, और निर्जीव के अंदर रहा तो निर्जीव जैसा लक्षण शो करता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA में से कोई एक मौजूद होता है। ये प्रतिकृति करते हैं यानी रिप्लिकेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ ये जो है परिवर्तन यानी म्यूटेशन भी करते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस होता है रेट्रो वायरस, RNA वायरस, DNA वायरस, या STLV3? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो HIV वायरस होता है वो एक रेट्रो वायरस तो होता ही होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसी को RNA वायरस भी कहते हैं, और यही STLV3 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को LAV भी कहते हैं। इसी को एक और नाम ARV के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। LAV का फुल फॉर्म, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। STLV3 ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोट्रिक वायरस टाइप 3। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और D तीनों सही है। तो A, B और D आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक DNA वायरस नहीं है, ये एक रेट्रो वायरस है, RNA वायरस है। इसे STLV के नाम से भी जाना जाता है, LAV के नाम से जाना जाता है, ARV के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें मौजूद होता है।
राजस्थान पीसीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस है। द वायरस ऑफ पैरासाइटिंग द मेंबर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। तो ब्लू ग्रीन एल्गी पे कौन सा वायरस रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, या साइनोफेज। पीजीटी बॉटनी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको पहले ही बता दिया था। स्टेनियर ने नील हरित शैवाल की खोज की थी, जिसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा गया। जीवाणु भोजू यानी कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड और वायराइड क्या है? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लिक एसिड या उपयुक्त सभी। तो वायराइड जो होता है, वायराइड ये एक संक्रामक न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है वायराइड में। ठीक है, वहीं पे हमने आपको बताया था प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स में प्रोटीन पाया जाता है, प्रियॉन में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। इसी तरह वायराइड में प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसे संक्रामक न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर प्रियॉन ऑप्शन में दिया होता कि प्रियॉन क्या है, तो प्रियॉन संक्रामक प्रोटीन हो जाता, लेकिन वायराइड क्या है? संक्रामक न्यूक्लिक एसिड है। अगर वायरस पूछ ले तो वायरस जो है ये संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि वायरस में न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मौजूद होता है, इसलिए वायरस को संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, प्रियॉन को संक्रामक प्रोटीन कहा जाता है और वायराइड को संक्रामक न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड के बारे में बताया किसने था? तो वायराइड के बारे में 1971 में एक वैज्ञानिक थे, टी.ओ. डायनर, ठीक है, या डेनियर कोई कहता है, कहीं कहीं डायनर लिखा होता है। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल से बने एक अणु के बारे में बताया, जिसे इन्होंने वायराइड नाम दिया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम अनुपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड में या बैक्टीरिया में। एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो एंजाइम जो होता है वो वायरस में अनुपस्थित होता है, हम सभी को पता है। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और इसके साथ साथ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, या फिर डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक रहेगा इसके आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। बाकी इसमें जो होता है एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ना तो जैविक क्रिया करता है, ना ही पोषण कोशिकाओं, मतलब बिना कोशिकाओं के पोषण प्रदान कर सकता है, कोशिकाओं के बाहर ये द्विगुणन भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है रियो वायरस, कोलाई 5174 वायरस या फिर डेल्टा फेज। किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? तो 5174 वायरस जो है इसी को बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है, और इसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसी को ऐसे भी लिख देता है कहीं कहीं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है डीएनए आधारित जीनोम है, इसका डीएनए जो है वो 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किसी किसी में पूछ लेता है कि 5 इंटू मतलब 5 गुणे 174 जो बैक्टीरियोफेज है, इसका न्यूक्लियोटाइड कितने डीएनए से मिला होता है? तो 5386 डीएनए से मिला होता है। ये माइक्रोविरिडे फैमिली का एक सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है, एक साथ दोहराता है, कहलाता है। अ प्लाज्मिड हु इज बिकम इंटेरीगेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट simultaneously is called मीशोसोम, एपीसोम, सेंट्रोसोम या पॉलीसोम। पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीसोम। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, उसे एपीसोम कहा जाता है। एपीसोम गुणसूत्र के साथ लगकर या उससे पृथक भी यह द्विगुणन कर सकता है, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर द्विगुणन करते हैं। सभी प्लाज्मिड एपीसोम होते हैं, लेकिन सभी एपीसोम प्लाज्मिड नहीं होते हैं। इसे स्टार मार्क करिएगा। एक कथन है, ऑल प्लाज्मिड इज एपीसोम बट ऑल एपीसोम इज नॉट प्लाज्मिड। ओके, इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा मुक्त जीव है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म
वायरस, माइकोप्लाज्मा डायटम्स या साइनोबैक्टीरिया। तो हमने आपको बताया था सबसे छोटा जो जीव है वो माइकोप्लाज्मा, इसी को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति 0.1 से लेकर 0.25 होती है। यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने की थी। नोकार्ड और रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोकार्ड ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था, ठीक। 1966 में या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा जो है एक अलग से इसको एक अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रख दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा जाने वाला जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। इसके साथ साथ एकोलोप्लाज्मा भी मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा गया है, ठीक। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगकारक होते हैं। इसी को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पीपीएलओ इज यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, नर्व सेल या प्लांट सेल। तो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? सिस्टमिक, वायरुलेंट, यूम्यून या फिर टेम्परेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरुलिन, ठीक है। वायरुलेंट ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं, वो वायरुलेंट कहलाते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार यस प्रकार के ये जीवाणु होते हैं। कितने प्रकार? एस प्रकार के, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस बने होते हैं केवल प्रोटीन के, केवल न्यूक्लियोप्रोटीन के, डीएनए के, प्रोटीन और लिपिड दोनों के। बैक्टीरियोफेजेस ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों इसमें पाया जाता है। अगर पूछा जाए बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजों में प्रोटीन कितना होता है, तो 50 से 60% प्रोटीन होता है और 40 से 50% न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। 40 से 50%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वायरस के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन मैं सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया एक साथ तब कराऊंगी जब आपका अच्छा रिस्पांस इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। अच्छा रिस्पांस हमें कैसे समझ में आएगा? हमारे मोटिवेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वीडियो को लाइक, इसके साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। जिस दिन ऐसा होने लगा उसी दिन मैं बॉटनी के एक टॉपिक को एक दिन में कवर करूँगी, चाहे वो 1 घंटे में ख़त्म हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 5 घंटे में। एक दिन में एक टॉपिक कवर करने का आपसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन अभी आपको छोटे छोटे पार्ट में 25 क्वेश्चन पर डे जो है वो मिलेंगे। जिस दिन आपने अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अच्छे जो है कमेंट करने शुरू कर दिए, उस दिन बॉटनी का एक टॉपिक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है? अगर इस पे बॉटनी के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा बॉटनी की सीरीज में, तो हम बॉटनी का सीरीज जो है वो बंद कर देंगे। बाकी मर्जी आपकी, हम आपको मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, जो समझ में आए वो करिए। क्वेश्चन है, जीवाणु में, विषाणु में, कवक में या एक्टिनोमाइसिटीज में? हाँ, जूलॉजी और एल्टीग्रेड जीएसजी के वो चलते रहेंगे, लेकिन ये बॉटनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वायरसेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, टी बैक्टीरियोफेज कैन वी ग्रो? टी बैक्टीरियोफेज यानी T4 जीवाणु भोजी की विकास किया जा सकता है इन द कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो T4 जीवाणु भोजी है इसका विकास जो है बृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु ई कोलाई में और कृत्रिम उपचार यानी दोनों माध्यम से ही इसका विकास किया जा सकता है। एनवीएस टीजीटी 2021 और पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिससे बृहदान्त्र में पाया जाने वाला ई कोलाई है जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंक्लूडेड जीन इज कॉल्ड जेड डीएनए, आर डीएनए, वी डीएनए या टी डीएनए। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टी डीएनए। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि T4 प्लास्टिड है तो यह टी डीएनए जो है कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ जीवाणु जैसे एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियन में
T4 प्लास्टिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला TI भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाला tDNA भाग। TI भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, उसके बाद tDNA के भाग को जीन के हस्तांतरण के उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नग्न विषाणु है नेकेड वायरस आर। नेकेड वायरस मतलब वो इसमें से वो कौन सा है जिसपे प्रोटीन का खोल, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती? प्रियॉन्स, वायराइड, वायरुसाइड्स या फिर फेस बैक्टीरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायराइड्स। वायराइड्स एक नग्न विषाणु है। ये नग्न विषाणु क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है जो विषाणु होते हैं इसमें न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ इसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये प्रोटीन की कवर जो है ये नहीं पाई जाती, इसलिए इसे नग्न विषाणु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी। डैनियर और रैमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व उनको वायराइड्स नाम दिया था। वायराइड्स मार्गछोटे आरएनए के खंडों से बने होते हैं तथा इन पे प्रोटीन का आवरण भी नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या करते हैं, ये संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा पादप यानी कि प्लांट्स रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहेबिटेड बाई विषाणु, कोशिका में विषाणुओं के द्विगुणन को क्या कहा जाता है? IL4, ILI, IFNA, TNFA यानी कि TNF अल्फा। ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें केवल प्रीवियस ईयर में ही प्राप्त होते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, IFNA। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब किसी कोशिका में विषाणुओं का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं के द्विगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। जैसे वो इंटरफेरॉन प्रोटीन कौन सी है? तो IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा, IL4 और ILI। इसे साइटोकाइनिन्स भी कहा जाता है जो टी सेल द्वारा स्रावित होती हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स कहाँ से स्रावित होती हैं? ये सारे प्रोटीन टी सेल द्वारा स्रावित होती हैं। अगला क्वेश्चन, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाय, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डी हेरेनले द्वारा, बेंजरिक द्वारा, पाश्चर द्वारा या फिर प्लोएटेस द्वारा। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब बेंजेरिंग। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि टर्म वायरस जो यूज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम बेंजरिक था। वायरस क्या है? तो वायरस एक बहुत छोटा कण है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस को उसका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। क्यों इसे अपवाद कहा जाता है? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण शो करता है, इसलिए इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। इसको जो खोजे थे वैज्ञानिक, मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो देमेत्री इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी। इसका नाम मार्टिन विलियम बेंजरिक के द्वारा रखा गया था और स्टैनली नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकृत किया था यानी कि क्रिस्टलाइजेशन किया था। अगर आपसे पूछा जाए विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोस्की ने 1892 में 1892 में विषाणु की खोज की। इसका नाम किसने रखा, टर्म किसने दिया? तो बेंजरिनिक ने इसका टर्म दिया। और वायरस का क्रिस्टलीकरण किसने किया? तो स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने इसका क्रिस्टलीकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरस का खोल बना होता है सेलुलोज का, प्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का या स्टार्च का? टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायरस का जो खोल है इस प्रोटीन का बना होता है और इसे कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। अगर कभी पूछ ले कि वायरस पे जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसी को कैप्सिड कहा जाता है। या बहुत से प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है जिसे कैप्सोमेयर्स कहते हैं। वायरस संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है यानी कि जो वायरस होता है इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये प्रोटीन से घिरा होता है। ठीक है, बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सारे प्रोटीन इकाइयां जिसे कैसोमर कहा जाता है वो पाया जाता है और पूरे कण को विरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए में से एक होता है, यानी कि या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये जो इसमें छोटे छोटे प्रोटीन पाए जाते हैं जिससे इसका कब्र बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, इस छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े को कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वायरस का चित्र है आपके सामने। यहाँ पे देखिए ये वायरस है, ये वायरस की कवरिंग है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं और ये क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा? या तो आरएनए होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर एन यूकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है? ऑस्ट्रीटेलोरिया, टीएमवी, खमीर या इकोलाई, इनमें से वो कौन सा है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा टीएमबी। टीएमबी क्यों? क्योंकि टीएमबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है। वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं ना तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 2013, यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप इस क्वेश्चन के वेटेज का अंदाजा लगा सकते हैं। टीएमबी जिसे टोबैको मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस कहा जाता है, ये प्रोटीन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में रहने पर यह निर्जीव की तरह लक्षण शो करता है और जैसे ही यह किसी सजीव में जाता है तुरंत यह सजीव की तरह लक्षण शो करने लगता है, यानी कि रिप्रोडक्शन, श्वसन, न्यूट्रिशन सब कुछ प्राप्त करने लगता है। लेकिन जैसे यह शरीर से बाहर आता है या फिर निर्जीव के पास चला जाता है, निर्जीव पदार्थ के पास चला जाता है, तुरंत ही यह जो है रिप्लिकेशन वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। ठीक, इसीलिए इसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और इसे ही कोशिका सिद्धांत के अपवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, कवक विषाणुओं द्वारा, परागण द्वारा या फिर वायरस STLV थर्ड या फिर LAV या ARV2 के द्वारा? तो देखिए ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एड्स के बाद और लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एड्स का ही फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये एड्स का ही फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको लिख सकता था, यहाँ पूछने का तरीका ही गलत है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एड्स जो होता है एक विषाणु जनित रोग है और ये आपने नाम सुना होगा एचआईवी विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ साथ यह STLV थर्ड या फिर LAV या फिर ARV सेकेंड द्वारा भी उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एड्स क्या करता है, ये जो HIV वायरस होता है ये उसी को खत्म कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीवित रहने वाले कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं विरियन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, नन ऑफ एबव। जीवित रहने वाले कोशिका के बाहर जो वायरस का कण है उसे क्या कहते हैं? एनवीएस टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए विरियन, इसे विरियन कहते हैं। विषाणु स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु को जीवित कोशिकाओं के बाहर विरियन कहा जाता है। या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या फिर कैप्सिड, इनके जो प्रोटीन आवरण होता है वो कैप्सिड का बना होता है। ठीक, यानी कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विरियन में क्या क्या पाया जाता है तो विरियन जो होते हैं ये इसमें न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड दोनों ही पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप खुद कितनी बार आया, एनवीएस टीजीटी, झारखंड डाइट पीजीटी, दिल्ली SSB पीजीटी, ये क्वेश्चन अपने आप में कई बार आ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विरियन का क्या अर्थ है? वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल और मृत वायरस। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि विरियन जो है इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कवर दोनों ही पाया जाता है, यानी कि ये क्या है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। विरियन का अर्थ वायरस का पूर्ण अवस्था है। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को विरियन कहा जाता है। इसका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फाई 174 विषाणु के जीनोम में BP की संख्या है। फाई 174 फाई गुणे 174 174 विषाणु के जीनोम में BP की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 5386 5386 BP की संख्या होती है। 5 गुणे 174 कोलीफेज अथवा 513E कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला जो सिंगल स्टैंडर्ड होती है वो पाई जाती है। इसमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोफिल के DNA वलयाकार होते हैं तथा गुणसूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बंद संरचना में पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, वायरस कंटेन एक विषाणु में पाया जाता है DNA, RNA, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो मैं आपको बार बार स्टार्ट से ही बताते आ रही हूँ कि एक विषाणु में प्रोटीन अम्ल और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही पाया जाता है। TGT बायोलॉजी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है।
वायरस में प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वायरस क्या है? तो एक ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, ये नॉन सेलुलर है, इसमें प्रोटीन की कवर होती है और इसके प्रोटीन के कवर के नीचे एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे ये डीएनए हो। ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह लक्षण शो करता है। सजीव के अंदर जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, श्वसन सब कुछ करता है, लेकिन यह जैसे शरीर से बाहर आता है सारी क्रियाएं इसकी स्थगित हो जाती हैं, यानी कि ये निर्जीव की तरह बिहेव करने लगता है। इसका आकार 10 से 900 मिली माइक्रोन का हो सकता है। आपको बता दें जो इसका पूर्ण रूप होता है उसे विरियॉन कहा जाता है। विरियॉन में 6% न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, बाकी 94% प्रोटीन का कवच ही पाया जाता है। वायरस का एक ऐसा भी रूप है जिसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। और वायरस का एक ऐसा विभाग है जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। उन दोनों को किस नाम से जानते हैं, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत यानी प्रोटीन की जो कोड है, प्रोटीन की जो कवर है, कैप्सोमेर से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि विषाणु में जो छोटे छोटे कवर के ऊपर ऐसे लगे होते हैं, इसी को कैप्सोमेयर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। दूसरा दिया, विषाणु मृत कोशिकाओं में भी बहुगुणित होती है, यानी मल्टीपल करती है, यानी डिवाइड करती खुद को। तो बिल्कुल नहीं, यह मृत्यु में मृत्यु की भांति व्यवहार करती है। अगला, विषाणु हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइज सिस्टम। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। बिल्कुल नहीं, ये स्वयं प्रोटीन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वायरस आर मेड ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। तो सही बात है, विषाणु जो है वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ठीक, पूछा कौन सा सत्य है, एक मिनट। विषाणु प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो विषाणु जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके ऊपर प्रोटीन की एक कवर होती है। मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन देखिए, इस बुक में जो दिया है टीजीटी बायोलॉजी 2013 में जो एग्जामिनर ने मान किया था वो ऑप्शन ए मान किया था। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक, मुझे वो भी सही लग रहा है, क्योंकि विषाणु जो होते हैं ये प्रोटीन की इकाइयों के बने होते हैं, जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन कवरिंग दिया हुआ है, प्रोटीन परत दिया हुआ है, शायद इसीलिए इसको गलत कर दिया होगा। अब क्या है देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे प्रोटीन की कवर तो ऊपर पाई जाती है, जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? देखिए, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि प्रोटीन में एक संक्रामक कण है, यानी कि एक विषाणु है, इसमें केवल प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पे भरा होता है आरएनए डीएनए के रूप में, ये एब्सेंट होता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रियॉन्स कहलाता है। ऐसा प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है लेकिन प्रोटीन कवर नहीं पाया जाता, वो प्रियांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था विरियॉन के बारे में, तो विरियॉन में न्यूक्लिक अम्ल, और देखिए मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ, पहले भी मैंने बताया था। ये मान लीजिए प्रोटीन है, ये पी है, और ये मान लीजिए आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये मान लीजिए प्रोटीन है और ये मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है। ये पी है, ये एन है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है ब्रियॉन्स के पास क्या क्या होता है, तो ब्रियॉन्स के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है। ठीक, और प्रियांस के पास क्या होता है? प्रियांस के पास केवल और केवल प्रोटीन होता है। प्रियांस के पास क्या होता है? केवल प्रोटीन होता है। और वायराइड के पास क्या होता है? वायराइड के पास केवल केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कौन सा है? प्रियॉन्स, वायराइड, वायरस या बैक्टीरियोफेज? टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण है, यानी कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? जीवाणु में, कवक के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? हाइड्रोफोबिया आप सभी को पता है, हाइड्रोफोबिया उनको होता है जिनको रेबीज इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, यानी कि एनिमल के काटने से जिनको रेबीज का इन्फेक्शन होता है उन्हें हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, जल से जो है उसको डर लगने लगता है, वो जल को देखता है, पानी को देखता है, वाटर को देखता है, तो उसे डर लगने लगता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिया एक विषाणु जनित रोग है या एक वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया मानव में रेबीज बीमारी का एक क्लिनिकल संकेत है।
रेबीज वायरस इस बीमारी के संक्रमण के कारण बनता है। यह वायरस संक्रमित जानवरों के लार से फैलता है। यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के मस्तिष्क की सूजन का भी कारण बनता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, एक्सपोज जगह पर झुंझुनी शामिल है। बाद में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। इसी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है और यह एक वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, पादप विषाणु का एक उदाहरण है एडिनो वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा या TMB। पादप विषाणु मतलब ये तीनों ही तो चारों ही विषाणु के ही प्रकार हैं, चारों ही जो है वायरस के बारे में ये बताया। लेकिन एडिनो वायरस जो होता है ये एड्स को फैलाने का कार्य करता है और एड्स जो है ये प्लांट में नहीं होता है, आप सभी को पता है कि ये ह्यूमन में होता है। HIV ये एड्स का ही वायरस है। इन्फ्लुएंजा ये भी ह्यूमन में ही होता है। लेकिन TMB जो है जिसका फुल फॉर्म टोबैको मोजेक वायरस है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, टोबैको मोजेक वायरस यानी तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक कैसा है, प्लांट वायरस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। LT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। TMB पादप विषाणु का एक उदाहरण है। यह खोखले दंड के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमियर का बना होता है, जो कि कुंडली के रूप में बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर के अंदर की ओर एक खांचा यानी कि फॉलो होता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये एक TMB का चित्र आपके सामने, टोबैको मोजेक वायरस का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। ये वायरस सर्वप्रथम तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजेक वायरस रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, TMB की आनुवांशिक सामग्री होती है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB, गुणसूत्र, DNA, RNA, उपयुक्त में से कोई नहीं। LT ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी TMB से क्वेश्चन LT ग्रेड बहुत ज़्यादा उठा रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, RNA। TMB टोबैको मोजेक वायरस की आनुवांशिक सामग्री RNA होती है। RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। TMB खोखले दंड के आकार का होता है। अगर TMB की लंबाई पूछ ले तो 3000 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमियर का बना होता है। इसका प्रोटीन आवरण किसका बना होता है, 2130 कैप्सोमियर का बना होता है। क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट्स बिकॉज। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग होता है क्योंकि इसमें लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। फास्फोरिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी फास्फोरिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। या फिर ऊर्जा निश्चित नहीं होती, एनर्जी इज नॉट फिक्स। UPPCS GDC में पूछा गया क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पेड़ पौधों से अलग होती है क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जल का अपघटन नहीं होता। इनके पास जो है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का अभाव होता है और ये ऑक्सीजन भी उन्मुक्त नहीं करते हैं। अगर जल का अपघटन नहीं होगा, H2O नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, तो जल का निर्माण कैसे हो पाएगा। तो जल का अपघटन नहीं होगा, ऑक्सीजन का भी अभाव रहेगा, इनसे ऑक्सीजन कैसे निकल पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता है सारे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया भी जो है ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इसका प्रकाश संश्लेषण अन्य पेड़ पौधों की तुलना में अलग होता है क्योंकि और सारे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऊर्जा निकलती है और ऑक्सीजन निकलता है, जल का अपघटन होता है। लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू द। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता होती है। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजला या प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका, कसाविका की उपस्थिति या फिर न्यूक्लियाइड्स की उपस्थिति। जीवाणु एवं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसे आप BGA के नाम से बोलते हैं, इन दोनों में क्या समानता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियाइड्स की उपस्थिति। जीवाणु और VGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक कोशिकीय जीव हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं सबका जो मुख्य लक्षण होता है उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस यानी जिनके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये नहीं प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और इसी इसी के अंदर न्यूक्लियाइड, ये जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसपे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, उसी को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल टू रिटेन ग्राम्स स्ट्रेन आफ्टर वॉशिंग विद सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं की उपयुक्त कार्बनिक विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टीके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थिति होने के कारण होता है? फास्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर फास्फोग्लिसराइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में जो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसे आप इस तरह से लिखते हैं, दोनों में भेद किया जाता है, यानी दोनों में अंतर जो है स्पष्ट किया जाता है। इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये ग्राम स्टेन को स्टोर कर लेता है, यानी कि जब इस पर स्टेन के मात्रा में इसमें जब कलर लगाया जाता है उस कलर को, ये कुछ ऐसे दरबर दरबर रहता है, इसमें जाके सारे कलर जो है वो स्टोर हो जाते हैं ग्राम पॉजिटिव में। जबकि जो ग्राम निगेटिव होता है यहाँ पे जो है स्टेन जो है वो इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसके मेम्ब्रेन में 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक होती है। ये 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये जो है कलर को अपने पास स्टोर नहीं कर पाती है। इसका जो कलर होता है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का कलर कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है? पहला है फंगी यानी कि कवक, ब्रायोफाइटा, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, या फिर टेरिडोफाइटा। किसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। बाकी अगर इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन को आप म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, क्या कहा जाता है? इसी को म्यूरिन भी कहा जाता है। बाकी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप से मौजूद होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के 3 मुख्य घटक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक ग्लाइकेन है, एक बैकबोन पेप्टाइड है, एक टेट्रापेप्टाइड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है जिससे जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसके 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ग्लाइकेन, बैकबोन पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड, ये इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणु की कोशिका भित्ति है। अगर कवक की कोशिका भित्ति पूछे तो काइटिन होता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लक्षण हैं प्रेजेंस ऑफ टेकोइक अम्ल, टेकोइक एसिड की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इस सेल वॉल, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का अधिक प्रतिशत में मात्रा होना, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, या ऑल ऑफ एबव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के क्या लक्षण है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि ये स्टेन मैटर को अपने पास ही रख लेता है, स्टेन कलर को अपने पास स्टोर कर लेता है, क्योंकि इसमें 14 पेप्टाइडोग्लाइकेन अधिक होता है। बाकी जो इसका सही जवाब है वो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा कि इसके कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति होती है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की अधिक प्रतिशत होती है। कितनी होती है? ग्राम नेगेटिव से 14 अधिक होता है। लिपिड जो है ये इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर देखिए दोनों के बीच में जो गैप है इसमें प्लाज्मिक स्पेस कहा गया, और सबसे ऊपर को पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा गया। पेप्टाइडोग्लाइकेन से ही सारे जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है। ठीक है, और अगर आप ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें सबसे नीचे वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद दोनों के बीच को प्लाज्मिक स्पेस, फिर उसके ऊपर एक पेप्टिडोग्लाइकेन की भित्ति, फिर सबसे ऊपर एक आउटर पाया गया है जो
पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की बनी हुई है, और यही पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की जो लिपोपॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है सबसे ऊपर वाली, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कई फ्लैजेला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो एक बैक्टीरिया जाने जाते हैं, यानी कि जैसे बैक्टीरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो अगर मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है जिसपे कोई भी फ्लैजेला उपस्थित नहीं है, तो इसको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अगर इसी बैक्टीरिया पे एक फ्लैजेला इस तरह से निकल गया, फ्लैजेला जानते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसकी सहायता से बैक्टीरिया जो है वो लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं। अगर एक फ्लैजेला ऐसे निकल गया तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाएगा। अगर इसी छोर पे कई फ्लैजेले, मतलब एक छोर पे कई सारे फ्लैजेला हो गया, तो इसे लिपोट्राइकस कहा जाता है, लोफोट्राइकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोफोट्राइकस। ठीक, लोफोट्राइकस। अगर एक बैक्टीरिया है, इसके एक छोर पे ऐसे दो फ्लैजेला निकल गया, इसको सेफेलोट्राइकस कहा जाता है। और एक बैक्टीरिया है, इसके एक छोर पे कई सारे ऐसे फ्लैजेला निकले हैं, इसको पेरीट्राइकस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पेरीट्राइकस। लोफोट्राइकस में दोनों तरफ होता है। ठीक है, लोफोट्राइकस में दोनों तरफ होता है। और एक होता है एम्फीट्राइकस, ये एम्फीट्राइकस होता है। आपसे पूछा, जब कई फ्लैजेला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? यानी एक छोर पे बहुत सारे फ्लैजेला ऐसे उपस्थित हो तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोफोट्राइकस। एक ही किनारे पे बहुत सारे बैक्टीरिया हो, अगर बहुत सारे फ्लैजेला हो, अगर यही फ्लैजेला पूरे बॉडी में ऐसे फैल जाता है तो इसे पेरीट्राइकस कहा जाता है। ठीक, देख लीजिए, ये एनवीएस टीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, वहाँ यहाँ पे ना वही बताने का कोशिश किया गया कि लोफोट्राइकस में एक छोर पर फ्लैजेला होता है जो बैक्टीरिया को एक दिशा में चलने के लिए काम करता है। ठीक है, वही चीज़ें बताई गई हैं। और पेरीट्राइकस में बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, पूरे बॉडी पे फ्लैजेला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कसाविका की संख्या एवं स्थिति के आधार पर बेब्रियो कॉलोरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला बेब्रियो कॉलोरी इज ए ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस या सिफेलोट्राइकस। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिस बेब्रियो कॉलोरी जो है वो कैसा होता है? तो बेब्रियो कॉलोरी जो होता है ये मोनोट्राइकस होता है। कैसा होता है? मोनोट्राइकस होता है। ठीक है, मोनोट्राइकस क्यों होता है? क्योंकि बेब्रियो कॉलोरी ग्राम नेगेटिव एकछिद अवावीय और अल्प विराम के आकार की बैक्टीरिया की प्रजाति है। यह एक अत्यधिक गतिशील जीवाणु है। इसमें एकल ध्रुवीय कसाविका, यानी कि एक ही ध्रुव पे जो है कसाविका, एक मिनट रुक जाइए, मोनोट्राइकस, हाँ, एक ही ध्रुव पे जो है वो फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक, यानी कि एक ही ध्रुव पे जो है फ्लैजेला पाया जाए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से फिर से देख लीजिए, जिसमें कोई फ्लैजेला ना हो ए ट्राइकस, जिसमें एक छोर पर एक फ्लैजेला हो मोनोट्राइकस, जिसमें एक छोर पे गुच्छे की तरह संरचना हो इस तरह से, और एक ही छोर में हो और गुच्छे के रूप में हो तो इसे लोफोट्राइकस, जिसमें दोनों तरफ एक एक हो एम्फीट्राइकस, जिसकी पूरी बॉडी पे हो उसे पेरीट्राइकस, जिसमें एक छोर पे हो दोनों दो उसे सिफेलोट्राइकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? कैकेनस के जान, सिरस एरियंटिनम, ग्लाइसिन मैक्स या फिर कुसीरीना ग्लोका। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुसीरीना ग्लोका। पौधे में मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। कैसूरीना ग्लोका को आमतौर पर ओक के नाम से, ग्रे ओक या दलदली ओक के नाम से जाना जाता है। ओक के पौधा, जो ओक का पौधा है, ये इसे नदी ओक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, या गैर लेगुमिनस एंजियोस्पर्म की प्रजातियों में से एक है जो एक्टिनोमाइसिटीज जैसे जीव द्वारा मिट्टी के आरोहण की प्रक्रिया में मूल ग्रंथियां बनाने में सक्षम होते हैं। राइजोबियम मिट्टी में रहने वाले जीवाणु हैं। राइजोबियम किन में पाए जाते हैं? तो जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इन सब में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थितीकरण करने में मदद करता है। वहीं पे कैसूरीना ग्लोका, जिसे आप ग्रे ओक या दलदली ओक या नदी ओक के नाम से जानते हैं, ओक ट्री के नाम से जानते हैं, ये जो है ये राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है। ठीक है, ये गैर लेगुमिनस एंजियोस्पर्म है। ये कैसा है? एंजियोस्पर्म है। ये एक्टिनोमाइसिटेज जैसे जीवाणुओं द्वारा मिट्टी में इसकी मूल ग्रंथियां बनाने में सक्षम होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काइक कोशिका में नहीं? which one is found in endospore of bacteria not is vegetative cell?
म्यूमेरिक एसिड, डिप्लोको डिप डीपीकोलिनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा वो है जो बैक्टीरिया के एंडोस्पर्म में पाया जाता है जबकि वेजिटेटिव सेल में नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपीकोलिनिक एसिड। डीपीकोलिनिक एसिड एंडोस्पर्म जीवाणुओं के डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं। एंडोस्पर्म में छोटे एसिड घुलनशील प्रोटीन, जिसे आप एसएसपी होता है, इसमें पाया जाता है। ये प्रोटीन डीएनए को कसकर बांधते हैं और संघनित करते हैं और आंशिक रूप से परावैंगनी प्रकाश और डीएनए हानिकारक रसायनों के प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैल्शियम डीपिकोलिनिक अम्ल केवल एंडोस्पर्म में पाया जाता है। यह जो है वेजिटेटिव सेल यानी कॉइक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड ब्रोन टॉक्सिन? मतलब कौन सा ऐसा है विष है जो आहार वहित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोटुलिनम। बोटुलिनम जो है ये जीव विष एक आहार वहित जीव विष है। या खाद्य जनित बोटुलिज्म उन खाद्य पदार्थों को खाने से होता है जो बोटुलिनम एक विष होता है, इससे दूषित होते हैं, तो इनको खाने से बोटुलिज्म जैसी बीमारी हो जाती है। खाद्य जनित बोटुलिज्म के समान स्रोत घर के बने खाद्य पदार्थ जिन्हें अनुचित तरीके से डिब्बाबंद करके संरक्षित किया गया है, उनमें किण्वन की प्रोसेस हो जाती है। सामान्यतः जो हम लोग जनरल स्टोर से चीज़ें खरीद के लाते हैं जो पैक्ड होते हैं, उसमें भी बोटुलिनम जैसे विष जो है देखने को मिलता है। जैसे आपने शहद, अनाज का सीरा, इन सब चीज़ों में बोटुलिज्म जो होता है ये प्रेजेंट होता है और ये इसको खाने से बोटुलिज्म बीमारी होती है। ठीक है, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है उसे बोटुलिनम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, the process where bacterial gene are terminated from donor to receptor as part of the sex factor termed, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसडक्शन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्जुगेशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉन्जुगेशन जिसे संयुग्मन कहा जाता है, इस प्रक्रिया के तहत बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में पाइल्स के माध्यम से स्थानांतरित होता है। यानी कि दो बैक्टीरिया ऐसे आपस में एक दूसरे से कॉन्जुगेट हो जाते हैं और इसी पाइल्स के माध्यम से जो इनका जो आनुवांशिक चीज़ें होती हैं, आनुवांशिक फैक्ट्स होते हैं, आनुवांशिक फैक्टर होते हैं, वो एक दूसरे में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको पैरामीशियम में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया। ये दो बैक्टीरिया आपके सामने हैं, ये उसमें पाया जाने वाला क्रोमोसोम है, ये जेनेटिक है, इसके जेनेटिक इसमें जाता है, इसका जेनेटिक इसमें जाता है इस पाइल्स के माध्यम से, और इसी को कॉन्जुगेशन कहा गया है। ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये डोनर है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया था। द टर्म ऑफ एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा लाया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलमैन वैक्समैन के द्वारा। एंटीबायोटिक शब्द 1942 में सेलमैन वैक्समैन के द्वारा किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया। पेंसिलिन नामक प्रतिजैविक के आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं और सबसे पहले इसी की खोज की गई थी, पेंसिलिन की। ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? पेंसिलिन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड जीनर है और इन्हीं जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? तो एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है और इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। शब्द एंटीबायोटिक किसने दिया? तो सेलमैन वैक्समैन ने 1942 में शब्द जो है एंटीबायोटिक दिया। अगला क्वेश्चन, प्रोटियोग्लाइकन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। प्रोटियोग्लाइकन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रिकेट्सिया या हेलमिंथेस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
प्रोटियोग्लाइकन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के प्रमुख अवयव हैं। इनके जो सेल वाल के हैं वो प्रमुख अवयव हैं। ग्राम अभिरंजक परीक्षण में जीवाणु समूह क्रिस्टल को वायलेट यानी बैंगनी रंग में रंगा जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसके पास 14 पेप्टिडोग्लाइकन अत्यधिक होता है, इसलिए ये जो है बैंगनी रंग को अपने पास रख लेती है। इसकी कोशिका भित्ति पे जो ये बैंगनी रंग रह जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस स्टेन को अपने पास नहीं रख पाती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंगनी रंग धारण करने वाली जो बैक्टीरिया होती है वो ग्राम पॉजिटिव होती है, और जो गुलाबी रंग धारण करती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऑलरेडी गुलाबी रंग में होती है, तो इसका बैंगनी रंग जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब ये नहीं ले पाती निगेटिव। दोनों ही पहले गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन जब बैंगनी रंग डाला जाता है तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो इसको ले लेती है, ठीक है, और बैंगनी रंग की हो जाती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गुलाबी की गुलाबी ही रह जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन प्लांट एक्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कॉजेज, पौधे में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस के कारण होता है मूल लगन, मूल बहुप्रजायता, मूल ट्यूमर मतलब ट्यूमर निर्माण या ग्रंथि का निर्माण, रूट प्रोलीफेरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन या फिर न्यूड्यूल फॉर्मेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मूल बहुप्रजायता। राइजोवियम राइजोजीनस पूर्व में एक्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पहले इसी को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस कहा जाता था, अब इसी को राइजोवियम राइजोजीनस के नाम से जाना जाता है। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो डाइकोटिलीडेंस पौधे के मूल रोम में बीमारी पैदा करता है। इसके कारण मूल बहुप्रजायता यानी कि रूट पॉलीफेरेशन रोग होता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन एक मृदा जनित यानी कि सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ठीक है, और ये जो है ये राइजोविएसी फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम अभिरंजक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या फिर ट्राइपेन ब्लू। एनवीएस टीजीटी और यूपी पीजीटी, देख लीजिए आप खुद, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ग्राम स्टैनिंग कलर होता है वो कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया ये कलर कैसा होता है, वायलेट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये कलर कौन सा होता है, वायलेट होता है। ग्राम अभिरंजक यानी ग्राम स्टैनिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला क्रिस्टली वायलेट होता है। ग्राम अभिरंजक एक आम तकनीक है, इसका उपयोग बैक्टीरिया को दो समूहों और उनके कोशिका भित्ति के घटकों के आधार पर विभाजित करने के लिए किया जाता है। ग्राम अभिरंजक की प्रक्रिया गुलाबी या बैंगनी रंग द्वारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव समूहों के बीच अंतर करता है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैंगनी होगा और ग्राम नेगेटिव कैसा होगा, गुलाबी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके सामने ये दिया है और इसको आपको मैच करना है। पहला दिया है N2 निर्धारण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा दिया है नाइट्रिफिकेशन जिसे नाइट्रीकरण कहा जाता है, और तीसरा दिया है डीनाइट्रिफिकेशन या अनाइट्रीकरण। इसको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोसेस होता है। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये एजोटोबैक्टर और क्लोडोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा दिया है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के कारण होता है जो आपको 1 पे दिख रहा है। और तीसरा दिया डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है ये थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास के द्वारा होता है, यानी कि 1 का 3, 2 का 1 और 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 1 मिनट 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, और डीनाइट्रिफिकेशन थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, फूड पॉइजनस इज कॉज्ड बाई, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है, बैसिलस मेगाथेरियम, क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एसेरिया कोलाई,
सल्मोनेला टाइफी। तो फूड पॉइजन जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि फूड पॉइजन जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस रोग को बॉटुलिज्म रोग के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो जीभ में सूजन, दोहरी दृष्टि, श्वसन में दिक्कत, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉटुलिज्म है, बॉटुलिज्म क्या है? तो हम लोगों ने देख लिया कि बॉटुलिज्म क्या है। ये खाद्य पदार्थों में यानी कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, यानी कि ये एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता है जो मृत जीवी जीवाणु क्लोरिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बैक्टीरियम दैट कॉज बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस या फिर क्लास्ट्रीडियम। तो अभी हम लोगों ने देखा इसका लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है वो क्लास्ट्रीडियम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका पूरा नाम होता है। यह मृतोपजीवी जीवाणु है या एक प्रकार के भोजन विषाक्तता का मतलब भोजन विषाक्तता उत्पन्न करता है जिसे बॉटुलिज्म कहा जाता है। ठीक है, हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता जो उत्पन्न होता है वो सल्मोना टाइफली के द्वारा उत्पन्न होता है। सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा उत्पन्न होता है। इससे मांस में विषाक्तता उत्पन्न होती है। ठीक है, सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के कारण मांस विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है? एजेटोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। टीजीटी बायोलॉजी 2004 और यूपीपीसीएस प्री 2004, 7, 8 और 9 कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है? कौन सा एक मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है? तीनों ही जो बैक्टीरिया दिया है ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, लेकिन एजेटोबैक्टर जो है ऑप्शन ए में एजेटोबैक्टर, ऑप्शन ए ये नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है। इसके साथ साथ क्लास्ट्रीडियम, एनावीना, नॉस्टॉक, एजेटो, ये सभी जो है नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण में कार्य करता है। एजेटोबैक्टर गतिशील गोलाकार बैक्टीरिया है जो सिस्ट द्वारा बनता है। इसका उपयोग ड्राइजोट्रॉप्स के अध्ययन के मॉडल जीव के रूप में किया जाता है और फूड एडेप्टिव पॉलीमर और जैव उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है एजेक्टोबैक्टर का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप ऑर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या राइजोबैक्टीरिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कीबैक्टीरिया। मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया समूह से संबंधित है। इस समूह के जीवाणु अवायवीय स्थितियों में मीथेन का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जीवाणुओं का सबसे प्राचीन व आग समूह है। इसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर हुई थी। यह जीवित जीवाश्म विषम परिस्थितियां जैसे उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई दाब, अम्लीय वातावरण, इन सभी में जो है अपने आप को जीवित रहने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये असाधारण परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरिया वे के प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है या साइक्लोहेक्सान को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है? देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि माइकोबैक्टीरिया वे के प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है या साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम वे के है ये जो है साइक्लोहेक्सानोन को यूज नहीं करता है। अगर ये नहीं यूज करता तो कौन करेगा? स्यूडोमोनास करेगा। स्यूडोमोनास करेगा तो माइकोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास के बीच का संबंध पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म क्या होता है? जहाँ जो दो जीव एक साथ रहते हैं लेकिन केवल एक जीव ही लाभान्वित होता है, यानी एक जीव को ही लाभ पहुंचता है तथा दूसरे को ना लाभ होती है ना हानि होती है। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति को कॉमन्सलिज्म कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया वेयरिंग अ टफ ऑफ फ्लैजला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर एक ही गुच्छे में कसाविका पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? ए ट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर लोफोट्राइकस। जिनके दोनों सिरों पे पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो होता है एक जीवाणु होते हैं, इसके दोनों सिरों पे जो है ये क्या कहते हैं, फ्लैजला जो है वो प्रेजेंट होता है। ए ट्राइकस में कोई फ्लैजला नहीं होती, मोनोट्राइकस में एक फ्लैजला होती है, एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ होती है, लोफोट्राइकस में एक ही छोर पे कई सारे फ्लैजला होते हैं, और पेरीट्राइकस में पूरे बॉडी पे फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया छोर पर कसाविका के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है? वही क्वेश्चन कि मतलब अगर एक बैक्टीरिया है उसके एक छोर पे बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट है, इसको क्या कहा जाएगा? तो मैंने बताया ऐसे को क्या कहा जाएगा, लोफोट्राइकस कहा जाएगा। अगर केवल एक छोर पे एक प्रेजेंट है तो इसे मोनोट्राइकस, लेकिन एक ही छोर पे बहुत सारे गुच्छे के रूप में फ्लैजला प्रेजेंट है तो इसे लोफोट्राइकस। जहाँ पे एक भी नहीं प्रेजेंट है उसे ए ट्राइकस, जहाँ पे दोनों छोर पे एक एक प्रेजेंट है इसे एम्फीट्राइकस, और पूरे बॉडी पे प्रेजेंट है तो इसे पेरीट्राइकस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में ऐसी स्थिति जहाँ पर एक ध्रुव पर मात्र एक कसाविका उपस्थित होती है, यानी कि एक जीवाणु है और इसके एक ध्रुव पर केवल एक फ्लैजला है, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसी को कहा जाता है मोनोट्राइकस। ये फ्लैजला बहुत सारे हो जाएंगे तो लोफोट्राइकस, ये फ्लैजला बिल्कुल गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए ट्राइकस, एक छोर पर एक और एक छोर पर एक हो जाएगा तो एम्फीट्राइकस, पूरी बॉडी पे हो जाएगा तो पेरीट्राइकस। इस चीज़ को आप चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ डायग्राम में भी आपको बताया है, जहाँ पे कोई फ्लैजला नहीं है ए ट्राइकस, एक फ्लैजला एक एंड पर मोनोट्राइकस, दोनों एंड पर फ्लैजला एम्फीट्राइकस, एक गुच्छे के रूप में एक एंड पर फ्लैजला लोफोट्राइकस, और पूरे बॉडी पे पेरीट्राइकस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और एलटी ग्रेड जी, ऐसे सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को आपको भूलना भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और बहुत आसानी से हमें मार्क हासिल करने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है? फ्यूरिनेरिया, मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स या फिर स्यूडोमोनास। वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसी भी मेम्ब्रेन से जुड़ी नहीं होती है, घिरी नहीं होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या है? तो एक ग्राम निगेटिव रॉड के आकार की बैक्टीरिया है, इसमें झिल्ली होती ही नहीं है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। 1882 में ग्रेसॉर्ड ने पहली बार स्यूडोमोनास की खोज की थी। अगर पूछा जाए स्यूडोमोनास की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो ग्रेसॉर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1882 में इसकी खोज की थी। जीनस स्यूडोमोनास में 140 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश जो होती हैं वो सैप्रोफिटिक होती हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन इज द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, तपेदिक या फिर खसरा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मीसल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु जनित रोग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तपेदिक, जिसे ट्यूबरक्लोसिस या टीवी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बैक्टीरिया होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। बाकी चेचक, रैबिस और मिसल्स ये सब वायरल रोग हैं, यानी कि विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इसी को तपेदिक भी कहा जाता है। इसके लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसी के कारण जो है टीवी नामक रोग होती है, इसी को क्षय रोग या फिर तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मुख्य अंग प्रभावित होता है वो फेफड़ा होता है। बाकी जो तीनों दिए हैं ये तीनों वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव का एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर संरोपण के लिए, रोगाणुनाशक के लिए, पृथक्करण के लिए या पहचान के लिए। ऑटोक्लेव का यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेरिलाइजेशन यानी रोगाणुनाशन के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों और जीवाणुओं को यानी कि सूक्ष्मजीव और बीजाणुओं को मारने के लिए ऑटोक्लेव उच्च तापमान और दाब पर काम करता है। इसका उपयोग कुछ जैविक कचड़ों को कीटाणु रहित बनाने और कल्चर मीडिया उपकरणों और प्रयोगशाला के बर्तनों को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई अ बैक्टीरियल पैथोजन? फायर ब्लाइंट ऑफ एप्पल, यानी सेब में जो हल्का सा दाग लगा होता है जिसे दग्ध अंगमारी कहते हैं वो, या फिर क्लॉव रूट ऑफ क्रूसीफेरस या क्रूसीफेरस का मुग्ध मूल, येलो वेन मोजेक ऑफ बिहाइंड, भिंडी का पीला सिरा मोजेक, या फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन का छोटी पत्तियां यानी लघु पर्ण। कौन सा वो रोग है जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी फायर ब्लाइंट ऑफ एप्पल, सेब की दग्ध अंगमारी। ये जो होता है सेब और नाशपाती में, ये जो रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है और यह बहुत ही घातक बैक्टीरिया होती है। यह रोग इर्विनिया अमाइलोवोरा नामक जीवाणु के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, NO2 तथा NO2 का N2 में जीवाणु द्वारा बदलाव क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि NO3 का नाइट्रोजन में जीवाणु रूपांतरण को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन एक माइक्रोवियल रूप से सुगम प्रक्रिया है जहां नाइट्रेट और नाइट्राइड नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि NO3 को जब आप लिखेंगे नाइट्रेट को तो ये नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इसी को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन जो है ये स्वतंत्र हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु के आपके टोटल 90 क्वेश्चन है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी 30 क्वेश्चन करके 2 और वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।